Hello everyone, welcome to our channel Vidya Har Ghar. I am Priyanshu Parmar and today we will be starting general exceptions. General exceptions BNS के चैप्टर 3 में दे रखे हैं और सेक्शन 34 से लेकर 44 तक जनरल एक्सेप्शंस रिलेटेड टू प्राइवेट डिफेंस दे रखे हैं। तो समझते हैं जनरल एक्सेप्शंस है क्या। BNS recognizes circumstances where an act, though fulfilling the definition of offense, does not amount to crime because the law excuses और जस्टिफाइज इट। इसका मतलब ये है कि जो एक्ट्स जनरली की ऑफेंस होंगी पर कुछ उसमें एक्सेप्शंस हैं जिनके कारण उनको हम जनरल डिफेंस मानेंगे, कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस हैं। एक एग्जांपल से इसको समझिए। अब ये है काव। हम सभी ने अपने स्कूल्स में एक ऐसे बहुत ज्यादा याद किया होता है, राइट एन एसे ऑन काव। तो सभी स्टार्टिंग से लिखते हैं काव हैज 4 लेग्स। अब 4 लेग्स तो जनरली एक्सेप्टेबल है, सभी को पता है कि काव के 4 लेग्स होते हैं, लेकिन ये क्या, इस काव के तो 5 लेग्स हैं। क्या अब हम कहने लगेंगे कि काव के 5 लेग्स हो गए? नहीं, इसको हम बोलेंगे एक एक्सेप्शन है, इसको हम एक्सेप्शन की तरह से ट्रीट करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हमारे बीएनएस में ऑफेंसेस दिए हुए हैं और उनको हम ऑफेंसेस कंसिडर करेंगे अनलेस वो किसी जनरल एक्सेप्शन में लाए करते हैं। जैसा कि हमने सेक्शन 3 में डिस्कस किया था, जनरल एक्सेप्शंस हर सेक्शन हर ऑफेंस के बाद नहीं लिखे हुए, पर कोर्ट को ये कंसिडर करना होता है कि जनरल एक्सेप्शन हर ऑफेंस के बाद रीड किए जा सकते हैं। इनको माना जाएगा कि ये हर सेक्शन के साथ लिखे हुए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अपने कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जनरल एक्सेप्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। मैं तो यही कहूंगा कि आपको सारे एक्सेप्शंस अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ऑर्डर वाइज, हर सेक्शन वाइज, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। देखिए, आप अगर इस पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव पेपर हो। जनरल एक्सेप्शन के बिना पेपर नहीं बन सकता। अब हम क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी नहीं है उनको भी पढ़ते हैं, फिर कहते हैं हमारे को सिलेक्शन नहीं मिल रहा या हमारे को इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जबकि हमें आइडेंटिफाई करना होता है स्मार्ट स्टडी से कि कौन से सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं सेक्शंस को हमें ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। मैं पर्सनली क्या मानता था कि जैसे सबको लगता है कि कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं तो इस जनरल एक्सेप्शन तो हर बच्चा पढ़ के जाएगा, पर मुझे जनरल एक्सेप्शन में एक ऐसा आंसर लिखना है जो सबसे अलग हो, जो कि मुझे वो एक्स्ट्रा 2 से 3 मार्क्स दिलाएगा। तो मैं जनरल एक्सेप्शन को एक्सेप्शनली प्रिपेयर करूंगा, उस तरीके से प्रिपेयर करूंगा कि मेरा आंसर राइटिंग एक्सेप्शनल हो उसमें, ताकि मुझे वो लीड मिल सके। तो इसको हमने कैटेगराइज किया है जनरल एक्सेप्शंस को, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आप इसको जुडिशियल एक्ट्स में कह सकते हैं, 15 और 16 के अंडर है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, एक्सीडेंट और नेसेसिटी हो सकता है, एब्सेंस और कैपेसिटी हो सकता है, कंसेंट हो सकता है, गुड फेथ और कम्युनिकेशन हो सकता है, कंपल्शन भी हो सकता है, ट्रिफलिंग एक्ट्स भी हो सकता है, प्राइवेट डिफेंस हो गया आपका 34 से 44 तक। जनरल एक्सेप्शंस का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है प्रोटेक्ट पर्संस एक्टिंग लॉफुली और इन गुड फेथ। इनको जनरल एक्सेप्शन बनाया क्यों गया है? सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है क्योंकि इसमें मेंस रिया एब्सेंट होता है, और हमने देखा था किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक्टस रियस भी होना चाहिए और मेंस रिया भी होना चाहिए। क्योंकि जनरल एक्सेप्शंस के ज्यादातर केसेस में मेंस रिया प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। इट रिकॉग्नाइजेस सिचुएशंस वेयर पब्लिक पॉलिसीज डिमांड्स इम्यूनिटी। एक पुलिस ऑफिसर है जो अपने ड्यूटी पर है और वो ड्यूटी के दौरान अपनी लॉफुल एक्ट्स, जो उसकी ड्यूटी है, उसको परफॉर्म कर रहा है, तो उसको जनरल एक्सेप्शंस की इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, वरना वो अपना काम नहीं कर सकता। इसी के लिए जनरल एक्सेप्शंस बनाए गए हैं। ये खाली पुलिस ऑफिसर्स को ही नहीं, डॉक्टर्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को, इन सभी को इम्यूनिटी देता है। पहले हम एक केस कंसिडर करते हैं, AK चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2006। इस केस में ये क्वेश्चन उठा था कि क्या एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशंस भी जनरल एक्सेप्शंस को कंसिडर करना चाहिए। द इशू वाज दैट कैन द पुलिस कंसिडर जनरल एक्सेप्शंस व्हाइल डिसाइडिंग वेदर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो कोर्ट ने क्या कहा था? यस, general exceptions are relevant even at the stage of investigation. Police cannot ignore them merely because section 105 burden arises at trial. तो इससे एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ था that if FIR instead shows the act falls within a general exception, then no offense is made out. इसको और डिटेल में समझते हैं। कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी थी AK चौधरी केस में? पहला था कि पुलिस must first determine if the offense exists. Before investigating, police must determine whether allegations made disclose a cognizable offense. If the allegations themselves clearly show that act falls within a general exception, no offense is made out. पुलिस को देखना चाहिए कि क्या ऑफेंस जनरल एक्सेप्शन में लाई करता है। अगर वो लाई करता है तो कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है। जनरल एक्सेप्शंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड।
पुलिस अगर जनरल एक्सेप्शंस को इग्नोर करेगी तो लॉफुल कंडक्ट के लिए जो प्रोटेक्शन मिली हुई है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट अप्लाइज ओनली एट ट्रायल। इसको हम एविडेंस एक्ट में पढ़ेंगे। पुलिस में इन्वेस्टिगेट वेयर एप्लीकेबिलिटी इज अनसर्टेन। उस ऑफेंस में अगर ये अनक्लियर है कि क्या ऑफेंस जनरल एक्सेप्शन में लायक करता है या नहीं करता है, अगर ऐसी कोई अनसर्टेनिटी है तो पुलिस प्रोसीड कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल एक्सेप्शंस के साथ। हम इनको उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे जिसमें हमने इनको क्लासिफाई किया था, ताकि हमको एग्जाम में रिटेन करने में आसानी हो। तो जुडिशियल एक्ट्स क्या होते हैं? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रिक्वायर्स दैट जजेस एंड पर्सन्स एग्जीक्यूटिंग जुडिशियल ऑर्डर्स should not incur criminal liability while performing lawful duties in good faith। भाई जज है और जो कोर्ट के ऑफिसर्स हैं या पुलिसमैन हैं, जो भी उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने में अपना लॉफुल काम कर रहे हैं, उन सबको क्रिमिनल लाइबिलिटी से एक्सक्लूड करना चाहिए। तो सेक्शन 15 प्रोटेक्ट्स द जजेस। 15 में है आपके जज परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस। सेक्शन 16 में है प्रोटेक्ट्स द एग्जीक्यूटर ऑफ कोर्ट्स जजमेंट और ऑर्डर। तो सेक्शन 15 को आप देखिए अपने बैरक से। It protects the acts of a judge। इसके essential ingredients क्या हैं? कि person must be a judge, the act performed should be in judicial capacity within the powers conferred by law or himself believing to be following the powers conferred by law। It should be done in good faith। good faith कहाँ पर है? सेक्शन 211 ऑफ BNS में आपको good faith मिल जाएगा। इसकी डेफिनेशन आप 211 से लेंगे। What is protected? Passing judgments and issuing orders, granting or refusing of bail, convicting or acquitting an accused, issuing warrants और summons। ये सभी आपके प्रोटेक्टेड होते हैं क्योंकि ये सब जुडिशियल एक्ट्स हैं। What is not protected? Malicious or dishonest acts, acts outside judicial capacity, administrative or personal acts। वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम करता है, इसमें कवर्ड नहीं होंगे। एक्ट्स आउटसाइड जुडिशियल कैपेसिटी, यानी कि जो उसकी अथॉरिटी है उसके बाहर जो वो एक्ट्स कर रहा है वो भी इसमें कवर्ड नहीं होते। अगर वो डिसऑनेस्टली ये काम कर रहा है, मतलब कि रिश्वत लेकर कोई काम कर रहा है या फिर किसी फेवर के लिए वो काम कर रहा है, तो वो सभी इसमें कवर्ड नहीं होते। तो आपको क्या क्या याद रखना है एग्जाम के हिसाब से? जज होना चाहिए, जुडिशियल एक्ट होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, लीगल पावर होनी चाहिए, तो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 15। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 16। 15 में दिया है आपके जज के बारे में, जबकि 16 में दिया है उस जज के जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट करते वक्त जो ऑफिसर्स एग्जीक्यूशन में लगे होते हैं उनके लिए प्रोटेक्शन है। तो इसका एसेंशियल्स क्या क्या है? जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट एग्जिस्ट। जजमेंट के बेसिस पर ही आप एक्ट कर रहे हैं। सेकंड है एक्ट डन इज इन परसुएंस ऑफ दैट ऑर्डर। जैसा ऑर्डर में लिखा है वैसा ही किया जा रहा है। ऑर्डर इज स्टिल इन द फोर्स ऑफ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस ऑर्डर को, हो सकता है कि कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया हो, कोर्ट ने उसको रिवोक कर दिया हो या सेट असाइड कर दिया हो, तो फिर आप इस पर एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटर बिलीव्स इन गुड फेथ दैट द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन। ये बहुत बड़ी बात है, यही आपका जनरल डिफेंस बन जाता है कि मियर उसको ये ऐसा अंदेशा होना चाहिए कि कोर्ट का उसमें जुरिसडिक्शन था, इसीलिए वो एग्जीक्यूट कर रहा था। सेम आपके जजेस के केस में भी था। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक जज है तो वो एक ऑर्डर पास कर देता है और वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देता है। बाद में एक हायर कोर्ट उस ऑर्डर को क्वेश्चन कर देता है कि जज का अथॉरिटी नहीं थी, तो जज के पास क्या डिफेंस होगा कि मियर उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है, तो उसको जनरल डिफेंस मिल जाएगा। ऐसे ही जनरली जो कोर्ट का एग्जीक्यूशन कर रहा है उसको भी ये बिलीफ होना चाहिए कि वो कोर्ट का ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है गुड फेथ में और कोर्ट का उसमें जुरिसडिक्शन है। बस यही जनरल डिफेंस काफी है। क्या क्या इसमें प्रोटेक्ट होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ अरेस्ट एंड सर्च वारंट्स, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द कोर्ट ऑर्डर्स, टेकिंग कस्टडी अंडर जुडिशियल डायरेक्शंस, एनी लॉफुल एक्ट अंडर अ सबसिस्टिंग कोर्ट ऑर्डर। व्हाट इज नॉट प्रोटेक्टेड? एक्टिंग आफ्टर ऑर्डर इज स्टेड, रिवोक्ड और सेट असाइड। कोर्ट ने अगर ऑर्डर को स्टे कर दिया है या रिवोक कर दिया है या सेट असाइड कर दिया है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। एग्जीक्यूटिंग एन ऑर्डर नोन टू बी इलीगल, जब आपको प्राइमा फेसी रूप से ये पता था कि ये इलीगल है फिर भी आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो ये प्रोटेक्शन आपको नहीं देगा। एक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर में जो लिखा हुआ है और जितना लिखा हुआ है उतना ही एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर को परफॉर्म करना है। अगर वो उससे ज्यादा करता है तो उसको इसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इस जनरल डिफेंस में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम के लिए आपके लिए क्या एसेंशियल है? कोर्ट का ऑर्डर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको फोर्स में होना चाहिए, ऑफिसर को गुड फेथ में एक्ट करना है, बिलीव देयर इज जुरिसडिक्शन, तो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा सेक्शन 16 में। सेक्शन 15 और 16 में मेजर क्या डिफरेंसेस हैं कि 15 आपके प्रोटेक्ट करता है जजेस को, जबकि 16 प्रोटेक्ट करता है जो कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है। इट अप्लाइज टू द जुडिशियल फंक्शन, इट अप्लाइज टू द ओबीडियंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स, इट फोकसेस द
judicial power exercised by the judge, it focuses on the execution of judicial orders. Good faith belief that power exists is sufficient, that court has jurisdiction is sufficient. चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन पे जाने से पहले हम इस लीगल मैगजीम को समझते हैं। Ignorantia facti doth excusat, ignorantia juris non excusat. Ignorantia facti excusat का मतलब है ignorance of fact is excused but ignorance of law is not excused. अगर एक पर्सन है A, ये एक पुलिस ऑफिसर है, इसको वाई को अरेस्ट करना था, लेकिन ये एक्स को अरेस्ट कर लेता है वाई मानकर अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज में, तो क्या इसको जनरल डिफेंस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। If a person commits an act under bona fide mistake of fact, believing that law authorizes or requires the act, he is protected from criminal liability. दूसरे केस में अगर हम बिना लाइसेंस के बंदूक रखकर चलते हैं और हम पकड़े जाते हैं और डिफेंस देते हैं कि हमें तो लॉ की जानकारी ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था कि बंदूक रखना इलीगल है, तो क्या हमें जनरल डिफेंस मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? A person cannot escape liability by claiming that he did not know the law or misunderstood its legal consequences. यही आपके सेक्शन 14 और 17 में दिया गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 14 और 17 पर। Mistake of fact. Mistake of fact is a defense, but mistake of law is not. आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये फैक्ट सही में नहीं पता था, ये गलती हो गई मुझसे, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ, आप कोई एक्ट अनलॉफुली कर रहे हैं, लॉ को तोड़कर कर रहे हैं, तो वो आपको एक्सक्यूज कभी नहीं मिलेगा। द लॉ एक्सक्यूजेस एक्ट्स कमिटेड अंडर एन ऑनेस्ट एंड रीजनेबल मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिकॉज क्रिमिनल इंटेंशन इज एब्सेंट। सेम केस है, क्योंकि इसमें आपका मेंस रिया एब्सेंट है, इसीलिए इसको क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं मानते हैं। सेक्शन 14 बाउंड बाय लॉ. इट अप्लाइज व्हेन अ पर्सन इज लीगली बाउंड, दैट इज अ ड्यूटी टू परफॉर्म एन एक्ट. It focuses on legal obligation. Example, a police officer arrests an accused because law requires it. So he is bound by law to do certain act. Then it can act as a general exception. In section 17, justified by law applies when a person believes in good faith due to mistake of fact that the law authorizes the act. It focuses on legal justification. For example, private citizen apprehends suspected murderer. उसको लगता है कि वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है, तो ये लीगल जस्टिफिकेशन देता है आपको सेक्शन 17। दोनों में क्या डिफरेंस है? बाउंड बाय ड्यूटी, इसमें है बिलीव्स इन गुड फेथ। यही आपको एग्जाम में दिया जाता है, कंफ्यूज करने के लिए दोनों एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। 14 इज ड्यूटी एंड 17 इज परमिटेड बाय लॉ। अब हम एक केस कंसिडर करते हैं, आर वर्सेस प्रिंस का ये फेमस केस है। इसमें एक प्रिंस होता है जो एक अनमैरिड लड़की को, जो बिलो एज होती है, बिलो 18 ईयर्स होती है, उसको अनलॉफुल एक्ट के लिए लेकर चला जाता है और वो डिफेंस लेता है कि मुझे लगा इस गर्ल की एज 18 ईयर्स से ज्यादा है। कोर्ट ने क्या कहा? नो, कोर्ट हैड कन्विक्टेड द प्रिंस होल्डिंग दैट स्टैट्यूट इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट यंग गर्ल्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर अक्यूज्ड बिलीव्स। कोर्ट को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे थे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट ऑलवेज अ डिफेंस। हमेशा आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट को अपना डिफेंस नहीं बना सकते। इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस, ऑनेस्ट बिलीफ मे नॉट एब्सॉल्व क्रिमिनल लायबिलिटी। जस्ट बिकॉज आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको फैक्ट नहीं पता था, आप अपनी क्रिमिनल लायबिलिटी से नहीं बच सकते। वेयर अ स्टैट्यूट इंपोजेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी, द अक्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड इज इररिलेवेंट। नेक्स्ट केस है भावू जीवाजी वर्सेस मूलजी दयाल 1903। इसमें एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो किसी और पर्सन को अरेस्ट कर लेता है ये मानकर कि वो इंटेंडेड पर्सन है। फिर वो कोर्ट में अपना जनरल डिफेंस लेता है कि मुझे मिस्टेक ऑफ फैक्ट था। तो कोर्ट ने हेल्ड किया व्हेन अ पर्सन एक्टिंग अंडर अ बोना फाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। तो पुलिस ऑफिसर को वो डिफेंस मिला था। प्रिंसिपल क्या एस्टेब्लिश हुआ? मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ वैलिड डिफेंस. Mistake of law is not a defense. Good faith is an essential requirement. It is necessary that the police officer was acting under good faith. अब हम एक और केस देखते हैं, मेयर हैंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। मेयर हैंस एक जर्मन नेशनल थे जो इंडिया से ट्रेवल कर रहे थे। वो जा रहे थे जेनेवा टू मनीला और इंडिया में बॉम्बे में उनका प्लेन स्टॉप करता है। उनके पास बहुत सारा गोल्ड मिलता है जो इंडियन ऑफिशियल्स सीज कर लेते हैं। तो जॉर्ज साहब ने कोर्ट में ये क्लेम किया कि उन्हें आरबीआई के नोटिफिकेशन का कोई अंदेशा ही नहीं था, उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि इंडिया में क्या लॉ है और ना उनकी कोई इंटेंशन थी उस लॉ को तोड़ने की। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड। इवन इफ यू डिड नॉट नो, दिस डिफेंस इज नॉट वैलिड। आप इंडिया में ट्रेवल कर रहे थे तो आपकी ड्यूटी थी कि आप लॉ को फॉलो करें, आपको लॉ का ज्ञान होना चाहिए था। What are the principles established? The maxim ignorantia juris non excusat. Ignorance of statutory instruments such as notification or regulation does not absolve person from criminal liability. अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आप क्रिमिनली लाइबल होंगे ही। यही इस केस में एस्टेब्लिश किया गया। अब हम आते हैं सेक्शन 18 पर। सेक्शन 18 डिफेंस देता है एक्सीडेंट का। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं?
एक्ट मस्ट बी लॉफुल इन अ लॉफुल मैनर, बाय लॉफुल मीन्स 3 लॉज हैं इसमें। एक्ट खुद लॉफुल होनी चाहिए, इन लॉफुल मैनर होना चाहिए, और तीसरा लॉफुल मीन्स परफॉर्म्ड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, क्योंकि आप तभी एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया का प्रिंसिपल लगा पाएंगे। मतलब एक्शन तो हो गया पर कोई इंटेंशन नहीं थी, मेंसिया नहीं था। हार्म रिजल्ट्स प्योरली फ्रॉम एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस में क्या डिफरेंस है? एक्सीडेंट होता है अनअवॉइडेबल डिस्पाइज्ड ड्यू केयर एंड प्रोटेक्शन, नेग्लिजेंस होता है कॉज्ड बाय लैक ऑफ ड्यू केयर दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए कट्स वुड केयरफुली, ऊपर बैठकर ये लकड़ी काट रहा था और अचानक से एक्स आकर किसी के सर पर लगती है और वो मर जाता है। क्योंकि ए ने प्रॉपर केयर ली थी तो ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 18। इसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं? आपकी लॉफुल एक्ट होनी चाहिए, ड्यू केयर होना चाहिए और नो मेंसिया प्लस एक्सीडेंट। तो आप कह सकते हैं सेक्शन 18 के अंडर हमारा कोई ऑफेंस नहीं है। नेक्स्ट केस है आर वर्सेस लेविट का। इस केस में लेविट एक और व्यक्ति के साथ फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी कर रहे थे। तलवारबाजी के दौरान वो एक गेट में स्वॉर्ड मारते हैं और उस गेट से स्वॉर्ड को आर पार कर देते हैं और कोई वुमेन की डेथ हो जाती है। तो क्या उनको जनरल डिफेंस मिलना चाहिए कि उनसे एक एक्सीडेंट हो गया? तो कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया that Levitt failed to exercise proper care and caution before striking, so defense of accident did not apply। क्योंकि आपने प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं लिया था इसलिए आपको जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा। फॉर द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट टू अप्लाई, द एक्ट मस्ट बी लॉफुल, डन इन लॉफुल मैनर, बाय लॉफुल मीन्स विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। क्योंकि ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही थी इसलिए इस केस में लेविट को दोषी माना गया। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 19 पर, जिसमें है डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with knowledge that it is likely to cause harm if done without criminal intention and in good faith to prevent or avoid harm to person or property। यानी कि आपको नॉलेज थी कि इससे हार्म होगा फिर भी ये क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी अगर इट इज डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन एंड एक्टिंग इन गुड फेथ। 3 चीजें आपकी इसमें इंपॉर्टेंट हैं। नॉलेज होनी चाहिए कि लाइकली हार्म कॉज होगा, कोई आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए और गुड फेथ होना चाहिए। यही आपके 3 इंग्रेडिएंट हैं लेसर ईवल के लिए। जब आपको पता है कि छोटा सा हार्म करके एक बड़े ईवल को, बड़े नुकसान को बचाया जा सकता है तो फिर ये एक्ट्स जस्टिफाइड होती हैं। ये एक बहुत ही फेमस केस है क्वीन वर्सेस डडली स्टीफेंस का। नेसेसिटी में इसको पढ़ाया जाता है। इसमें 4 सेलर्स होते हैं, चारों नाव में निकलते हैं लेकिन बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है और खाने पीने के लिए आसपास कुछ भी नहीं बचता। तो उनका एक केबिन बॉय होता है रिचार्ड पार्कर, वो बहुत ज्यादा बीमार होने लगता है क्योंकि वो पहले से कमजोर होता है। तो तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसको मारकर हम खा लेते हैं क्योंकि एक नेसेसिटी है। तो ये केस जब कोर्ट के सामने आया, कैन द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी जस्टिफाई द इंटेंशनल किलिंग ऑफ एन इनोसेंट पर्सन टू सेव वंस ओन लाइफ? तो कोर्ट ने क्या कहा? Court convicted Dudley and Stephens of murder. It was held that while there was a necessity, it could not justify taking the life of another person, another human being. No man has a right to kill another person. तो इससे क्या प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ कि जब बात लाइफ और डेथ की होती है तो नेसेसिटी का डिफेंस नहीं मिल सकता, नेसेसिटी जस्टिफाई नहीं कर सकती किसी के मर्डर को। अब हम आते हैं सेक्शन 20 और 21 पर। इसमें जो जनरल डिफेंस है उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल कैपेसिटी। ये बेस्ड है डॉली इनकैपेक्स पे। चिल्ड्रन बिलो अ सर्टेन एज लैक मेंटल कैपेसिटी टू फॉर्म क्रिमिनल इंटेंट और मेंसिया। एक छोटा सा बच्चा है, वो गलत और सही में डिफरेंस ही नहीं कर सकता। इसको आप याद रख सकते हैं। डॉली है, छोटी सी बच्ची, वो कुछ भी कर सकती है। अब छोटे बच्चे कुछ भी कर देते हैं, आपके गाल पे चांटा मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप उनसे लड़ेंगे थोड़ी? आप में बुद्धि होनी चाहिए। यही तो कहते हैं सब, ये तो छोटा है, तेरे में बुद्धि होनी चाहिए थी। वही क्रिमिनल लॉ में भी डिफेंस मिलता है। चाइल्ड बिलो 7 इयर्स होना चाहिए और कंक्लूसिव और इरिबिटेबल होता है ये क्लेम। मतलब कोई भी प्रोसिक्यूशन ये नहीं कर सकता इसने मेंस रिया फॉर्म किया था। कोई इंसान 7 से कम का है तो उसका कोई भी क्राइम नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल है, एक छोटा सा बच्चा है, उसने एक पत्थर उठाया और किसी का सिर फोड़ दिया, क्या उसको डिफेंस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी मंशा थी, इसको गुस्सा आया था, क्योंकि कोर्ट मानता है कि वो मेंस रिया कभी फॉर्म कर ही नहीं सकता, उसको डिफेंस मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए आप जब भी बच्चों के पास जाएं अपने आप को सुरक्षित रख के जाएं क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं और उनके पास डिफेंस है। सेक्शन 21 क्वालिफाइड इम्यूनिटी। चाइल्ड अबव 7 इयर्स बट बिलो 12 इयर्स। इसमें प्रोटेक्शन मिलता है वेदर द चाइल्ड हैज सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ एक्ट। कोर्ट इसमें देखता है कि क्या बच्चे के पास मंशा फॉर्म करने के एविडेंस हैं, क्या वो मंशा फॉर्म कर सकता था, क्या उसने मंशा फॉर्म करके क्राइम कमिट किया है। तो इसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड इम्यूनिटी।
इम्यूनिटी तो है, लेकिन उसको चेक करेगा, कोर्ट एग्जामिन करेगा। बहुत ज़्यादा जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं उनमें देखते हैं कि क्या बच्चे के मन में क्राइम करने की इच्छा थी, उसने क्राइम को फॉर्मुलेट किया दिमाग में, ये कोर्ट ही चेक कर सकता है। तो सेक्शन 20 में है आपका नो क्राइम, बिल्कुल ही नहीं माना जाएगा किसी छोटे बच्चे का अंडर 7, और इसमें 21 में है क्वालिफाइड इम्यूनिटी। सेक्शन 22 इज अबाउट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कोई भी इंसान जब अनसाउंड माइंड का होता है तो वो मेंस रिया फॉर्म नहीं कर सकता। क्रिमिनलिटी को फॉर्म होने के लिए मेंस रिया और एक्टस रिया दोनों एसेंशियल होते हैं। अनसाउंड इंसान मेंस रिया फॉर्म नहीं कर सकता, वो अपने एक्शंस के रिजल्ट्स को नहीं जानता, क्या सही है क्या गलत है, इसीलिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को एक डिफेंस माना गया है। सो सेक्शन 22 एम्बॉडीज मैकनॉटन रूल्स 1843, द लीगल टेस्ट फॉर क्रिमिनल इंसेनिटी। A person incapable of understanding the nature or consequences of his act due to unsoundness of mind cannot be held criminally responsible. The law recognizes legal insanity and not mere medical insanity. Every mentally ill person is not exempt from criminal liability. ये है legally ill person और ये है medically ill person। क्योंकि एक मेडिकली इल पर्सन होता है वो किसी वक्त हो सकता है कि अपने एक्शंस को, अपने मेंस रिया को फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो जिस वक्त वो कैपेबिलिटी रखता है उस वक्त वो अपने एक्शंस के लिए लायबल होगा। जिस वक्त वो अपने एक्शंस के राइट और रॉन्ग को फॉर्मुलेट नहीं कर सकता, नहीं समझ सकता, तब वो लायबल नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंड माइंड इज केपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और इट इज डूइंग और ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब है द अक्यूज्ड मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कब? एट द टाइम ऑफ द एक्ट। जब वो एक्ट कर रहा है तब उसे अनसाउंड माइंड का होना चाहिए और इनकेपेबल ऑफ नोइंग। उसके रेपरकशंस, उसका रिजल्ट क्या होगा अगर वो ये फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहा, तो उसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में जनरल एक्सेप्शन माना जाएगा, उसे एक वैलिड डिफेंस माना जाएगा। इसके लिए एक बहुत ही फेमस केस आता है मैकनॉटन्स केस। इसमें मैकनॉटन एक इंसेन पर्सन होता है जो इल्यूजन में रहता है, वो एक पब्लिक ऑफिशियल को मार देता है। तो कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया था कि कुड मैकनॉटन मेंटल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन्स एंड इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ हिज एक्शंस और wrongfulness exempt him from criminal liability of murder? Yes, court held that McNaughton was acquitted by reason of insanity क्योंकि वो पागल था। The verdict prompted a public outcry। पब्लिक में बहुत ज्यादा डिबेट हुई कि क्या ये सही है वर्डिक्ट। This ultimately resulted in the judges being asked to formulate specific rules regarding criminal responsibility in cases of alleged insanity। और आज भी यही मैकनॉटन रूल्स की तरह से अप्लाई होते हैं। तो इसमें 3 प्रोविजंस आते हैं इस टेस्ट में। सबसे पहला होता है नेचर एंड क्वालिटी ऑफ एक्ट। जो वो एक्ट कर रहा है क्या उसका नेचर जानता है, क्या उसकी क्वालिटी को जानता है। डज ही नो दैट एक्ट इज wrong and does he know that act is contrary to law। अगर वो ये तीनों चीजें फॉर्म नहीं कर पाता, अगर उसे इन तीनों चीजों को ज्ञान करने की क्षमता नहीं है, तो उसे मैकनॉटन केस के अकॉर्डिंग उसको इंसेनिटी का डिफेंस मिल जाता है। Next we have section 22, person suffering from legal insanity at the time of offense। जब वो ऑफेंस कर रहा था तब क्या वो लीगली इंसेन था या नहीं, ये क्वेश्चन अराइज होता है। अगर वो ये अंदेशा कर सकता है कि मैं सही कर रहा हूं, मेरे एक्शंस का क्या रिजल्ट होगा, तो उसे इंसेन नहीं माना जाएगा। पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर कंडक्ट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। क्या क्या प्रोटेक्ट इसमें नहीं होता है। किसी इंसान को मेंटल इलनेस थी या साइकोटिक डिसऑर्डर था, तो ये डिफेंस में नहीं मिलता। इसे हम बोल सकते हैं कि मेंटल illness या medical insanity is not allowed as a defense, only legal insanity is allowed as a defense। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था या एंगर था, तो ये जनरल डिफेंस नहीं होता। इसकी वजह से आप इंसेनिटी का डिफेंस नहीं ले सकते। इंटॉक्सिकेशन ये आगे के सेक्शंस में कवर्ड है, वो भी इंसेनिटी का डिफेंस इसके अंडर में नहीं ले सकते। आप इंटॉक्सिकेशन को इंसेनिटी के डिफेंस के अंडर नहीं ले सकते, उसके लिए अलग टेस्ट दिए गए हैं, वो हम आगे देखेंगे। अनसाउंडनेस अराइजिंग आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस। आपने जस्ट कोई क्राइम किया है, उसकी वजह से आपका माइंड अनसाउंड हो गया है और फिर आप उसको डिफेंस लेना चाहते हैं, तो ऐसा भी डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए एक लीडिंग केस है दया भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बर्डन ऑफ प्रूविंग इंसेनिटी लाइज ऑन द अक्यूज्ड, बट द बर्डन इज नॉट एज heavy as that of prosecution if the evidence creates a reasonable doubt regarding the accused mental capacity at the time of offense। the accused is entitled to benefit of section 22। मतलब अगर एक रीजनेबल डाउट क्रिएट होता है माइंड में कि वो इंसान इंसेन है, तो accused is entitled for the benefits under section 22। A, while suffering from severe unsoundness of mind, kills B believing that B is dangerous animal। A lacked the capacity to appreciate the nature and wrongfulness of his conduct, hence he is protected under section 22। क्योंकि वो मेंस रिया फॉर्म ही नहीं कर सकता था,
उसको अपने एक्शंस का सही और गलत का अंदेशा ही नहीं था, तो उसको जनरल डिफेंस माना जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटॉक्सिकेशन पर। इंटॉक्सिकेशन दो तरह से होता है, एक इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन, दूसरा होता है वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन का मतलब है आपको बिना बताए आपको इंटॉक्सिकेट किया गया, आपकी कोई मंशा नहीं थी इंटॉक्सिकेट होने की। डिफेंस अवेलेबल व्हेन इंटॉक्सिकेशन इज विदाउट नॉलेज और अगेंस्ट द पर्सनस विल एंड द पर्सन वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ रॉन्गफुलनेस ऑफ द एक्ट। उस इंटॉक्सिकेशन की वजह से आप सही और गलत का फैसला करने में असमर्थ थे, तो आपको इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस मिल जाएगा। इसको आप याद रख सकते हैं वैक्स से। पहला इसका इंपॉर्टेंट चीज है विदाउट नॉलेज होना चाहिए, दूसरा है अगेंस्ट विल होना चाहिए, आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, नोज नीदर नेचर और रॉन्गफुलनेस, आप सही और गलत का फैसला करने में समर्थ नहीं होने चाहिए, तभी आपको इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस मिलेगा। वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन का मतलब है आपने जानबूझकर दारू पीकर क्राइम किया, आपने जानबूझकर अपने आप को इंटॉक्सिकेट किया और फिर जाकर क्राइम किया, इसका डिफेंस नहीं मिलता। अ पर्सन हु वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेट्स देमसेल्व्स इज प्रिज्यूम्ड टू पोजेस द सेम नॉलेज एज इफ सोबर। नॉलेज इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। इसमें क्या एक्सेप्शन है? इफ इंटॉक्सिकेशन वाज विदाउट नॉलेज और अगेंस्ट द विल, सेक्शन 23 अप्लाइज इंस्टेड। इसका एक लीडिंग केस है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू 1956। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वॉलंटरी ड्रंकर्डनेस इज नो डिफेंस टू क्रिमिनल लाइबिलिटी। अगर आपने जानबूझकर इंटॉक्सिकेट किया है, आपने जानबूझकर दारू पी है, तो आपको जनरल डिफेंस नहीं मिलेगा। अ पर्सन हु वॉलंटरीली इंटॉक्सिकेट्स देमसेल्व्स इज प्रिज्यूम्ड टू पोजेस द सेम नॉलेज एज अ सोबर पर्सन। हाउएवर, इन ऑफेंसेस रिक्वायरिंग अ स्पेसिफिक इंटेंशन, द डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन मे बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन वेदर सच इंटेंट एक्चुअली एग्जिस्टेड। तो हम जब इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस देखते हैं, डिग्री ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कितना ज्यादा इंटॉक्सिकेशन था, उसको भी हम कंसिडर करते हैं, चेक करते हैं। सेक्शन 25 में दिया है कंसेंट ऑफ एन एडल्ट। इसका एक लीगल मैक्सिम है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया टू वन हु असेंट्स नो इंजरी इज डन। अगर आपने किसी चीज के लिए अपनी कंसेंट दे दी है, तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि मुझे हार्म हुआ है। A person above 18 years may voluntarily consent to suffer certain harm or assumptions of known risk, provided that the act is not intended or known to be likely to cause death or grievous hurt. सबसे पहला इसका इंग्रेडिएंट है एज रिक्वायरमेंट। तो जो पर्सन कंसेंट दे रहा है वो 18 ईयर्स ऑफ अबव एज होना चाहिए। फॉर्म ऑफ कंसेंट कैसी होनी चाहिए? कंसेंट में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, कि आपने लिख कर दे दिया हो या फिर आपने अपने एक्शन से उसको इम्प्लाई कर दिया हो। देयर मस्ट बी नो इंटेंशन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड द एक्ट मस्ट नॉट बी नोन टू लाइकली कॉज सच हार्म। ऐसा अंदेशा नहीं होना चाहिए कि उससे आपकी बहुत ज्यादा इंजरी होगी या आपको डेथ हो जाएगी। विद इन दी स्कोप ऑफ कंसेंट, द हार्म सफर्ड मस्ट बी विद इन दी स्कोप ऑफ गिवन कंसेंट। आपने जिस चीज के लिए कंसेंट दी थी, उतना ही हार्म सफर करने के लिए आप लायबल हैं, उतना ही हार्म सफर करने के लिए आपको डिफेंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने उंगली में इंजरी के लिए दी थी और आपकी डेथ हो जाती है, तो वो आपको डिफेंस नहीं मिलने वाला, वो जनरल एक्सेप्शन में लाई नहीं करेगा। कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके स्पोर्ट्स इंजरीज, बॉक्सिंग। अब आप बॉक्सिंग करने जा रहे हैं तो हो सकता है आपके मुंह पर भूसा लग जाए, आपकी आंखों पर भी लग सकती है। आप रेसलिंग करने जा रहे हैं तो आपको इंजरी हो सकती है, आप फेंसिंग कर रहे हैं तो आपके तलवार भी लग सकती है, और फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपको इंजरीज भी हो सकती हैं। आपने देखा था क्रिकेट में भी इंजरीज हो जाती हैं। अब जैसे ही आपके हेलमेट पर बॉल लगती है तो कंकशन टेस्ट होता है। तो जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप इन सभी इंजरीज को लेने के लिए एक इम्प्लाइड कंसेंट देते हैं। फ्रेंडली और कॉम्पिटिटिव गेम्स इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी फिजिकल कॉन्टैक्ट, एडवेंचर एक्टिविटीज में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, आप वाटर पार्क्स में जाते हैं, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो आप ये कंसेंट दे ही रहे होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी है वो अपनी लाइबिलिटी से बिल्कुल अलग हो जाए। जो ड्यू केयर उसको लेनी थी वो लेनी चाहिए। अब हम आते हैं सेक्शन 26 पर, जिसमें दे रखा है बेनिफिट विद पर्संस कंसेंट। सेक्शन 26 प्रोटेक्ट्स एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर पर्संस बेनिफिट वेयर द पर्सन हैज वॉलंटरीली गिवन द कंसेंट टू सफर हार्म और अज्यूम द रिस्क, द एक्ट मस्ट नॉट बी इंटेंडेड टू कॉज डेथ। ये ज्यादातर आपका मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा होता है। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप अपना ऑपरेशन कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो वो आपसे रिटन कंसेंट ले लेते हैं। यही होती है कि ग्रेटर हार्म से बचाने के लिए, कैंसर को, आपके स्टोन के इलाज के लिए वो आपको ऑपरेट करते हैं ताकि आपकी लाइफ आगे अच्छी हो जाए। इसके एसेंशियल्स क्या हैं? बेनिफिट, द एक्ट मस्ट बी डन फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन रिसीविंग इट। आपके भले के लिए ये एक्ट किया जाना चाहिए। इन गुड फेथ, अब डॉक्टर जानबूझकर या नेग्लिजेंस में ऐसा काम करेगा तो उसमें ये जनरल डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होगा।
ये काम गुड फेथ में किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंसेंट दे दिए तो आपको जहर का इंजेक्शन दे देगा डॉक्टर, तब जनरल डिफेंस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। द एक्ट मस्ट बी डन ऑनेस्टली एंड विदाउट मैलिशियस इंटेंट। कंसेंट, द पर्सन मस्ट गिव एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट टू सफर द हार्म और टेक द रिस्क। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं और ऑपरेशन कराते हैं तो आप ये रिस्क लेकर चलते हैं। नो इंटेंट टू कॉज डेथ, द एक्ट मस्ट नॉट बी डन टू कॉज डेथ। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जानबूझ के आपका लिवर निकाल ले तो उसको जनरल डिफेंस नहीं मिलने वाला। इसके कॉमन एग्जांपल्स आपको मेडिकल सर्जरी में मिल जाएंगे, इमरजेंसी मेडिकल प्रोसीजर्स, जैसे कि आपने गोल्डन आर का रूल सुना है, जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास लेके जाते हैं ताकि उसका इलाज किया जा सके। थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स इन्वॉल्विंग नोन रिस्क्स। सेक्शन 27 में दिया है गार्जियंस कंसेंट फॉर चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई पर्सन है अनसाउंड माइंड का या फिर कोई चाइल्ड है तो उसकी कंसेंट उसका गार्जियन दे सकता है। Section 27 recognizes that children below the 12 years and person of unsound mind may be incapable of giving valid consent. The law permits acts done for their benefit with the express or implied consent of their lawful guardian. Involved in the act is done in good faith. The object is to protect the caregivers, parents, एंड डॉक्टर्स हु एक्ट ऑनेस्टली फॉर द वेलफेयर ऑफ सच पर्संस। क्या होना चाहिए? इसका बेनिफिशियरी होना चाहिए चाइल्ड बिलो 12 इयर्स, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। गुड फेथ में एक्ट की जानी चाहिए। द एक्ट मस्ट बी डन ऑनेस्टली। गार्जियन की कंसेंट वैलिड होती है, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। प्रोटेक्शन कब अवेलेबल नहीं है? इंटेंशनल आप किसी की जान ले लेते हैं तो ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। एक्ट्स दैट आर लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तब ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एक्सेप्ट वेयर नेसेसरी टू प्रिवेंट डेथ, ग्रीवियस हर्ट और क्योर अ ग्रीवियस डिजीज। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस एक्सेप्शन, तो इसमें भी गुड फेथ एसेंशियल है। सेक्शन 28 में दिया है कि वैलिड कंसेंट कब नहीं मानी जाएगी, मतलब इनवैलिड कंसेंट कब होगी। कंसेंट इज इनवैलिड इफ ऑब्टेन्ड थ्रू फियर, यानी कि आपने डरा और धमका कर उसको कंसेंट ली है। मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट नोन टू द एक्यूज्ड, आपने उसको बोला, एक डॉक्टर है वो बोल देता है कि आपका किडनी खराब है, मुझे वो निकालना पड़ेगा, जबकि उसको पता है कि किडनी खराब नहीं है, सारी रिपोर्ट्स में किडनी सही आ रहा है, फिर भी वो गलत इंटेंशन से उसका किडनी निकालता है, उसकी कंसेंट लेता है, तो ये भी कवर्ड नहीं होगा। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, किसी इंसान को आप दारू पिलाकर उसकी कंसेंट ले लेते हैं, जब वो डिसीजन लेने में केपेबल नहीं है तब आप उससे कंसेंट लेते हैं तो वो कंसेंट वैलिड नहीं होती है। इंटॉक्सिकेशन करके आप कंसेंट लेते हैं वो भी वैलिड नहीं होगी। चाइल्ड बिलो 12 इयर्स जनरली इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, आप ये कह रहे हैं कि एक छोटा बच्चा है उससे आप कंसेंट ले ही नहीं सकते क्योंकि उसको सही और गलत का कोई अंदेशा नहीं होता। इसको आप याद रख सकते हैं कैसे? FMUIC, मतलब कि फियर, मिसकंसेप्शन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन और चाइल्ड। सेक्शन 29 पे आते हैं लिमिटेशन ऑफ कंसेंट। कंसेंट कैन नॉट लीगलाइज एन एक्ट दैट इज ऑफेंस बाय इट्स वेरी नेचर। आपने किसी गलत काम को करने की कंसेंट ले ली है और वो एक्शन पहले से ही अनलॉफुल है तो उसकी कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। इफ अ पर्सन विलिंगली कंसेंट्स, द अक्यूज्ड कैन नॉट क्लेम प्रोक्लेमेशन इफ द एक्ट इटसेल्फ इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ विक्टिम्स कंसेंट। हम सभी ने देखा है कि इंडिया में फीमेल फीटिसाइड एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, और अगर आपने उसके लिए कंसेंट भी ले ली है और आप अबॉर्शन कराते हैं तो क्या वो वैलिड है? बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, वो आपको डिफेंस नहीं माना जाएगा। कंसेंट इज नॉट एब्सोल्यूट डिफेंस। कॉजिंग मिसकैरेज अनलेस इन गुड फेथ टू सेव द वुमेन्स लाइफ is an offense independently of any harm caused to the woman. Women's consent does not justify the act. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वुमेन की कंसेंट ली थी अबॉर्शन से पहले, वो डिफेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि वो एक अनलॉफुल एक्ट है। सेक्शन 28 में क्या क्या एसेंशियल है? फियर, मिसकंसेप्शन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन और चाइल्ड, ये सभी इनवैलिड कंसेंट मानी जाएंगी। सेक्शन 30 में दे रखा है इमरजेंसी डॉक्ट्रिन, जब हम बिना कंसेंट के भी एक्ट कर सकते हैं। अभी आपने देखा था कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक गोल्डन आर का कॉन्सेप्ट आया है, इसमें बिना कंसेंट के, क्योंकि जो इंसान का एक्सीडेंट हो चुका है वो कंसेंट तो देगा नहीं, और अगर आपने वेट किया कंसेंट के लिए तो उस इंसान की जान भी जा सकती है, तो कुछ केसेस में बिना कंसेंट के भी एक्ट करना पड़ता है। सेक्शन 30 एम्बॉडीज डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इन इमरजेंसीज। In certain emergencies or situation, obtaining consent is impossible because immediate action is necessary to save the life or prevent serious harm. A person acting in good faith for another's benefit is protected from criminal liability. इसमें क्या essentials हैं? Benefit of other. The act must be done for the benefit of other person in good faith. The act must be done honestly without malicious intent. कब
जब वो अनेबल हो कंसेंट देने के, तभी आपको सेक्शन 30 में डिफेंस मिलेगा। मतलब वो अनकॉन्शियस होना चाहिए या इनकेपेबल होना चाहिए कंसेंट देने के। अगर उसका इमीडिएट गार्जियन अवेलेबल है तो उससे कंसेंट लेनी चाहिए। अगर गार्जियन नहीं अवेलेबल है तभी आप इमीडिएटली विदाउट कंसेंट एक्ट कर सकते हैं। इमीडिएट नेसेसिटी होनी चाहिए। कहां पर अप्लाई करता है? इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट देना है किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को, इमरजेंसी सर्जरी करनी है, व्हेन यू हैव टू अंडरटेक एनी रेस्क्यू ऑपरेशन टू सेव पर्सन्स लाइफ, इमरजेंसी मेजर्स लेने हैं, तब भी ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है। प्रोटेक्शन कब अवेलेबल नहीं है? इंटेंशनल जब आप रॉन्ग कर रहे हैं तब ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। एक्ट्स जिससे कि लाइकली डेथ होगी, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट में अवेलेबल नहीं है, और अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, इन सब केसेस में ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। सेक्शन 31 में दिया है गुड फेथ का कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको कोई बीमारी थी उसके बारे में बताया, जैसे कि उसने आपको हार्ट अटैक बताया है, कैंसर बताया, उसकी वजह से अगर आपको कोई हार्म होता है तो उसके लिए डॉक्टर लायबल नहीं है, उसको जनरल एक्सेप्शंस में डिफेंस मिलेगा। सेक्शन 31 रिकॉग्नाइजेस दैट ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन मेड फॉर पर्सन्स वेलफेयर should not attract criminal liability because merely it causes emotional or physical harm. इसके essential ingredients क्या हैं? There must be a communication made to another person. The communication should be made in good faith. It must be for the benefit of the recipient. Any resulting harm must be incidental and not intended. मतलब आपको अंदेशा था कि ऐसा होगा इसलिए आपने बताया, तो आपको ये जनरल डिफेंस नहीं मिलने वाला। A doctor truthfully informing the patient about टर्मिनल इलनेस, एक एडवोकेट है जो अपने क्लाइंट को सच्चाई बता रहा है, और एक टीचर इन्फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट को उसके मिसकंडक्ट के लिए। ये सभी कॉमन एग्जांपल्स हैं। इससे क्या होगा? एनकरेज ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन, प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड टीचर्स एक्टिंग इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, प्रिवेंट्स क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर ट्रूथफुल एडवाइस। इसके एसेंशियल्स क्या हैं? गुड फेथ में होना चाहिए, फॉर द बेनिफिशियल कम्युनिकेशन, and there should be no malicious intent, then there is no offense under section 31. section 32 में दे रखा है compulsion और duress। कोई इंसान कुछ ऑफेंसेस को छोड़कर, जैसे कि आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट और किसी की डेथ कॉज करना, उसके अलावा कोई ऑफेंस करता है क्योंकि उसकी जान को खतरा था, तो वो एक्सेप्टेबल होते हैं। पर इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल है कि उस इंसान ने उस सिचुएशन में अपने आप को खुद नहीं डालना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खुद जान पूछ के जाकर उस सिचुएशन में फंस रहे हैं फिर कह रहे हैं कि मुझे एक्ट करना पड़ा, तो ये जनरल डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं? द एक्ट मस्ट बी कमिटेड अंडर थ्रेट, द थ्रेट मस्ट क्रिएट अ रीजनेबल एप्रीहेंशन और इंस्टेंट डेथ, द डेंजर मस्ट बी इमीडिएट एंड इमिनेंट, बहुत ज्यादा इमीडिएट डेंजर होना चाहिए, द accused must not have voluntarily placed himself in that situation, the offense should not be murder or offense against the state that are punishable with death। ये दोनों offenses हैं तो ये जनरल डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होगा। When the defense is applicable, there is instant threat of death, no reasonable opportunity to escape, the accused is compelled against his will, the accused did not voluntarily join और एसोसिएट विद द क्रिमिनल्स। ये डिफेंस कब अवेलेबल नहीं है? जब आपने मर्डर किया है, जब आपने ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट किए हैं जो कि पनिशेबल विद डेथ हैं, आप जानबूझकर उस सिचुएशन में गए हैं और इमीडिएट डेथ की थ्रेट नहीं है। प्रोटेक्शन कब अवेलेबल है? जब एक ब्लैक स्मिथ उसको डकैत पकड़ के ले जाते हैं कि तो ये जान से मार देंगे या फिर तू इस दरवाजे को तोड़, तब वो जो दरवाजा तोड़ता है और वो जो डकैत ऑफेंस करते हैं उसके लिए उसे जनरल डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर वो जानबूझकर उन डकैतों के पास गया और फिर कहता है कि मुझे डिफेंस चाहिए, तो वो अवेलेबल नहीं होगा। सो इन सेक्शन 33 वी विल बी डिस्कसिंग ट्रिफलिंग एक्ट्स, माइन्यूट एक्ट्स, de minimis non curat lex, the law ignores trifles. Section 32 excludes insignificant harm from criminal liability. This prevents courts from being overburdened with petty disputes. इसके essential ingredients क्या हैं? The act causes or is likely to cause harm. The harm is very slight or trivial. बहुत ही छोटा सा harm हो रहा है. An ordinary reasonable person would not complain. एक normal दिमाग का इंसान इस चीज पर कंप्लेंट नहीं करेगा। The court considers the nature, extent and circumstances of the injury. इसका पर्पस क्या है? To prevent criminal courts from being overburdened with petty issues, ensure that only substantial harms attract criminal liability. It promotes judicial economy by excluding insignificant acts from criminal prosecution. इसके कुछ एग्जांपल समझिए कि आप बस में चल रहे हैं और किसी को धक्का लग गया चलते वक्त, स्लाइड पुशिंग हो गई, एक्सीडेंटल ब्रूसिंग हो गई किसी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, हार्मलेस प्रैक्टिकल जोक जिससे कि किसी को ज्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होगी, a minor inconvenience that no reasonable person would treat as criminal. एक कॉमन आदमी, एक रीजनेबल आदमी उसको क्रिमिनल एक्ट नहीं मानेगा। इसमें एक इलस्ट्रेशन समझिए, ए पुश कर देता है बी को while boarding a crowded bus.
जिससे कि उसको कोई सिग्निफिकेंट इंजरी नहीं होती, तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। जो भी लोग दिल्ली मेट्रो से चलते हैं वो सभी देखते हैं कि पीक आवर्स में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। आपको बस स्टेशन पे खड़े हो जाना होता है, आपको भीड़ अपने आप अंदर ले जाएगी और अपने आप बाहर ले आएगी। बहुत से लोग उसको भी इशू बना लेते हैं, उसमें भी लड़ाई कर रहे होते हैं। ऐसी माइन्यूट बातों के लिए लॉ क्रिमिनल लाइबिलिटी को नहीं मानता है। देखिए, जनरल एक्सेप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे पर्सनल डिफेंस के प्रोविजंस को। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।